जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज बात करने वाले हैं हम लोग टेस्ट पेपर 3 की। आप देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट पेपर 3। और क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, जिस तरीके के सवाल इसमें दिए गए हैं ये हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए ही सवाल हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें हम पूरा डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, डिटेल सोल्यूशन हम देखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन पर चले, इसके पहले फटाफट कर दीजिए सेशन को शेयर और लाइक। सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा। हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो, टेस्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, पहले सवाल के ऊपर हम आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो लॉजिकल वेन डायग्राम का सवाल है। ये किसका है? लॉजिकल वेन डायग्राम का सवाल है। तो आप देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो शब्द दिए गए हैं वो कह रहा है कि जानवर, सब्जियां और आलू। जानवर, सब्जियां और आलू। अब यहां पर ध्यान रखना, इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है थ्रू वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम यहां पर बना बनाया दिया हुआ है। तो क्या बनने वाला है आप सबको पता है कि आप देखो, आलू जो है ना वो एक तरीके की सब्जी होती है। वो क्या होगी? एक तरीके की सब्जी होगी। इसका मतलब है कि जब वेन डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे कि पूरा पूरा आलू किसके अंदर आएगा? सब्जी के अंदर। जानवर बिल्कुल इन दोनों से अलग है तो वो अलग ही बनेगा। ऐसा जिसमें जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो आपका आंसर बनेगा। ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप मानोगे ये आलू है, ठीक है, ये क्या है? आलू। ये आपका सब्जी है और ये आपका हो गया जानवर। ये क्या हो गया? जानवर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये है। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम है या एनालिटिकल वेन डायग्राम भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आप जरा समझिएगा। कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज, अब क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है। अब त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है तो मैं इधर लिख देता हूं कि ये त्रिभुज किसके लिए है? ये है डॉक्टर के लिए। किसके लिए है? डॉक्टर के लिए है। फिर कह रहा है कि वर्ग वकील को, अब वर्ग, ये वर्ग तो नहीं दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, आयत जैसा है, बट मान लेते हैं कि ये वर्ग है, वहां लिखा है तो मान लेते हैं, ठीक है। ये वर्ग किसके लिए है? आयत के लिए है। वर्ग किसके लिए है? वकील के लिए है। फिर आगे कह रहा है कि वृत्त साक्षर के लिए है। तो ये जो वृत्त बनाया गया ये किसके लिए है? साक्षर के लिए, ठीक है। किसके लिए है? साक्षर के लिए है, दर्शाता है। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको जरा समझिएगा। कह रहे कि तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या, डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर हैं। इसका मतलब है कि आप ऐसे पर्सन को ढूंढिए जो तीनों में कॉमन हो, राइट। क्या होना चाहिए? तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब कह रहा है कि ऐसे डॉक्टरों को ढूंढिए। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर को जरा मार्क कर लेता हूं, आपको बिल्कुल तरीके से बताऊं ताकि आप बिल्कुल समझ जाओ, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो कह रहा है कि उन डॉक्टरों, अब देखो डॉक्टर को हमने क्या किया, यहां पर मार्क कर लिया। फिर कह रहा है कि डॉक्टरों और वकीलों। अब जैसे वकील बोला, ये वर्ग मैंने लिख दिया था, रुको यहां पर ध्यान रखो आप, यहां पर मैं लिख देता हूं वकील, ठीक है। क्या होना चाहिए? ये वकील, ये है वकील, ठीक है। तो वकील पर भी हम मार्क करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए उसको हम मार्क कर रहे हैं जो कॉमन है। तो ये 5 और 6 आ गए, डॉक्टर और वकील की संख्या क्या है? जो साक्षर है। तो साक्षर आप ध्यान रखना, सर्कल वाला आएगा तो वो कौन आ रहा है साक्षर में? तो ये आ रहा है केवल 5। क्या आएगा? केवल 5। 5 ऐसा है जो डॉक्टर भी है, वकील भी है और साक्षर भी है। सो हमारा यहां पर आंसर बनेगा, वो बनेगा विकल्प 2, यानी 5 हमारा सही उत्तर होगा। 5 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं और साक्षर भी हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आप अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ध्यान रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। कुछ क्या, एक बात आप ध्यान रखो, जैसे आपने बॉड मास पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? बॉड मास, राइट। तो बॉड मास आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O ऑफ D डिवीजन, M मल्टीप्लीकेशन, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन, राइट। सो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ क्या दिया गया? इसमें भाग दिया गया, राइट। अब जहां प्लस है उसको हम क्या बना लें? इसको हम बना लेंगे भाग। क्या बना लेंगे? भाग बना ले रहे। तो प्लस का अर्थ क्या हो गया? भाग। आगे कह रहा है भाग का अर्थ गुणा है, तो भाग को हमने क्या बना लिया? गुणा। आगे कह रहा है कि
गुणा का अर्थ घटाव है, तो गुणा का अर्थ हमने यहाँ पर क्या बनाया, घटाव बना लिया। आगे कह रहा है कि घटाव का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो घटाव का अर्थ हमने जोड़ बना लिया। अब जो फाइनल यहाँ पर बन के आ रहा है वो बन रहा है 18/6 गुणे 7 और -5 और +2, राइट। तो 18/6 × 7 - 5 एंड +2 इक्वल टू व्हाट, राइट। सो अब देखो सबसे पहले आप भाग करोगे तो 6 त्रिक 18 हो गया, यहां पर आ गया 3, मल्टीप्लाई करना है तो 7 त्रिक कितना हो गया 21। अब 21 आया तो माइनस आपको 5 करना है और +2 करना है। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा 21 और 2 कितना हो गया 23, और 23 में से 5 गया तो कितना हो गया 18 हो गया। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 2 होगा, यानी विकल्प 2, यानी आपका आंसर क्या आएगा 18 आएगा। बिल्कुल हमने बॉड मॉस ट्राई किया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और बहुत सिंपल वे में किया है ताकि आप आराम से समझ पाएं और रिलेट कर पाएं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे देंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। और यहाँ पर जरा हिंट समझना, ये किसका है क्वेश्चन, दर्पण छवि लिखा हुआ है, इट मीन्स मिरर इमेज है। क्या है ये है मिरर इमेज, मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है। तो दर्पण प्रतिबिंब में देखो मिरर किधर लगा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मिरर ऐसे लगाया गया, और मिरर जब ऐसे लगाया गया तो आप बताओ जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन में आपका सही आंसर क्या बनने वाला है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए देखिए यहाँ पर आप देखो, जब आपको पता है कि मिरर इमेज में क्या होगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो सर्कल आपको दिख रही है वो लेफ्ट साइड में दिखनी चाहिए, मतलब इधर दिखनी चाहिए। अब इधर दिखनी चाहिए तो इधर किसमें है, किसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है। और देखो आप, ठीक है, देखिए आप, इसमें नहीं है, राइट, और बाकी तीनों में दिख रहा है। बट एक पॉइंट और आपको समझना है, पॉइंट ये है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये आपको राइट साइड देख रहा है, इसका मतलब वो ऑप्शन में जब मिलेगा तो वो लेफ्ट साइड देखते होना चाहिए। तो पहले में ऐसा है, दूसरे में है, लेकिन ये पिक्चर देखो कैसी दिख रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, और लास्ट वाले में है। तो पहले और लास्ट वाले में है। अब जरा एक चीज और आप समझिएगा, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसके अंदर ये जो सर्कल बना हुआ है, आप ध्यान रखें सर्कल के अंदर ये बल्ब जैसा बना हुआ, तो ये बल्ब जैसा चौथे वाले में नहीं है, उसका उल्टा दिया है, पहले वाले में है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन 1। अब यहाँ पर विकल्प पर आप देखो, यहाँ पर ये आ जाओ तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, और हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। यहां पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, और शब्द देखो बहुत बड़ा सा शब्द दिया गया है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्द कहां आपको मिल रहे हैं, आपको विकल्प मिल रहे हैं। इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इट मीन्स कैन नॉट बी फॉर्म, राइट। क्या कह रहा है, कैन नॉट बी फॉर्म। अब कैन नॉट बी फॉर्म पर सवाल आएगा, ध्यान रखिए, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म पर सवाल आ रहा है, मतलब नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल इसका एक तरीका है, आप समझिएगा। ऑप्शन में जो भी शब्द आपको दिख रहे हैं उनमें जितने भी लेटर यूज किए गए वो सारे लेटर कहाँ होना चाहिए, हमको इस वर्ड में मिलना चाहिए। अगर वो इस वर्ड में मिल गया इसका मतलब वो बन सकता है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं बनाया जा सकता है। जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन नहीं बनाया जा सकता है। सबसे पहले देखो यम दिया गया है, तो यम ऊपर भी मिल रहा है, ठीक है भाई, मिल गया। ई ऊपर मिल रहा है, डी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, सी चेक कर लो, सी भी मिल रहा है, आई। अब आई ध्यान रखना, आई यहां मिल गया। अब डबल आई होना चाहिए, तो भाई डबल आई तो नहीं है इसमें, और डबल आई नहीं है मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा 2 बार आई होना चाहिए, एक सिचुएशन में सही हो सकता है।
एक ही सिचुएशन में ये गलत हो सकता है जब कोई और सही हो जाए। कौन ऐसे सही हो सकता है हम देखेंगे, जब पूरा पूरा गायब हो जाए लेटर। अभी देखो कैसे होना चाहिए। ये आगे दिया है यम, ठीक है भाई यम मिल गया, ई है ई भी था, डी है डी भी था, आई देखो इसमें भी नहीं है, ध्यान रखिएगा आई इसमें, तो आई इसमें तो होना चाहिए, आई तो है, नहीं आई है, ठीक है आई है, तो इसमें दो आई तो नहीं है ना, एक ही आई हमको दिख रहा है, दूसरा आई तो नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है भाई, चलो ए देख लो आप, ए भी है। अच्छा टी चेक कर लो आप, टी भी है। ई, क्या डबल ई इसमें आपको दिख रहा है? क्या डबल ई आपको दिख रहा है? तो एक ही हमें इधर मिल रहा है, एक ही यहां मिल रहा है, तो डबल ई मिल रहा है, मतलब ये बन जाएगा। नेक्स्ट में चेक कर लो आप, ये यम दिया हुआ है, बिल्कुल है। ओ दिया गया है तो ओ भी है, यन दिया गया है तो देखो यन भी है, आई भी है, और टी भी है, ठीक है। ओ भी है। क्या डबल ओ है? तो बिल्कुल डबल ओ है। क्या आर इसमें दिया गया है? क्या आर इसमें दिया गया? तो आर भी दिया गया, इसका मतलब ये बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा। नेक्स्ट चेक कर लो आप, यहां पर सी है तो सी दिया गया है, ओ डबल ओ है तो डबल ओ दिया गया है भाई। और देखो डबल यम है क्या? तो डबल यम आपको मिल रहा है। यन है क्या? यन भी मिल रहा है, मतलब ये भी बनेगा। आपका जो सही उत्तर है वो विकल्प एक है। तो अब आप कहोगे सर जब विकल्प एक उत्तर हमारा मिल गया था तो बाकी को हमने क्यों चेक किया? तो ध्यान रखिएगा, यह गलती आपको भी नहीं करनी है। यहां पर होता क्या है, जैसे डबल आई था, क्या था? डबल आई। अब डबल आई यहां मिल तो नहीं रहा था, ध्यान रखो, डबल आई तो इसमें नहीं मिला, सिंगल आई ही मिला था। अब कभी किसी, ध्यान रखना, किसी ऑप्शन में अगर ऐसा हो जाता कि कोई ऐसा लेटर है जो इसमें होता ही नहीं, तो हमारा आंसर वो बनता, हम प्रायोरिटी उसको देते, तब इसको प्रायोरिटी नहीं देते। अभी वो नहीं मिला तो हम प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा विकल्प एक सही है। तो इसलिए बाकी को चेक करने की जरूरत होती है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पहला यहां पर आपका सही उत्तर बन रहा है, पहला बन रहा है, ये कैन नॉट बी फॉर्म है, ये नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और ये देखिए रिपीटेड सीरीज है। ये कैसा सवाल दिख रहा है आपको? रिपीटेड सीरीज का दिख रहा है, और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो यूज किया जा रहा है, आप ध्यान रखना क्या लिया गया है लेटर में। तो ए मिल रहा है हमको, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, डी मिल रहा है। अब जरा चेक करते हैं इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने यूज किए गए। तो आप ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल है 20। अब 20 को आप कैसे, आप ध्यान रखना कैसे आप किस किस ग्रुप में डिवाइड करोगे, तो 4 4 के 5 ग्रुप में आप डिवाइड करोगे, 4 पंचे 20, या 5 5 का आप 4 करोगे। तो ध्यान रखना हमेशा इस तरीके से बनाते हैं जिनके बीच में कम गैप हो, तो इनके बीच में कम मिल रहा है, हम 4 4 का ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 हमको मिल गया है। अब देखो ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे ए सी डी है तो इसमें बी नहीं है, अब देखो इसमें बी है और इसमें क्या नहीं है, डी नहीं है, इसका मतलब इसको हम फिल करते हैं जरा। अब यहां पर देखो, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो यहां पर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, मैंने बी लिख दिया। यहां पर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, मैंने डी लिख दिया, मतलब ए बी सी डी का यूज किया है। अब इसमें क्या है, ए बी सी है तो यहां हम डी लिख देते हैं, कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, बट अभी हमारा ऐसे ही मिल रहा है तो हम ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी, इसमें डी हो गया। अब प्रॉब्लम कहां है, पहले वाले में, पहले वाले में 2 प्लेस खाली है, कितने प्लेस खाली हो गए, 2 हो गए। अब जरा चेक करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, पहला वाला प्लेस कैसे आएगा। तो अब यहां पर ध्यान रखो, यहां दूसरे पर जो सी है वो यहां पहले पर है, यहां दूसरे पर जो ए है वो यहां पहले पर है, यहां दूसरे पर ध्यान रखना, दूसरे पर ए था, ठीक है, ए कितने पर था, दूसरे पर था तो वो पहले आ गया। यहां दूसरे पर कौन है, तो ए है, तो यहां ए पहले आना चाहिए, यहां ए पहले आना चाहिए। अब ए बी सी हो गया तो इधर कौन आएगा, डी आएगा। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी सीक्वेंस को चेक करने की जरूरत नहीं। हम चेक कर लेते हैं क्या क्या बना हमारे पास। तो बना है ए डी 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 और बी, ए 4 टाइम डी बी, ए 4 टाइम डी बी, ए 4 टाइम डी बी किसमें है, तो यहां पर विकल्प 2 में दिख रहा है, ए 4 टाइम डी बी, तो सही उत्तर हमारा होगा विकल्प 2, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और इस सवाल का फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर यहां पर क्या बनने वाला है।
चलिए बताइए कि यहाँ सही उत्तर क्या बनेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सही उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, बताइए। मैं इधर भी मेंशन कर देता हूं, ठीक है। चलिए बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। चलो भाई, नंबर सीरीज के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां पर सही उत्तर दे पाएंगे। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा, बताइए। देखिए, अगर आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस चेक कर लो तो मुझे लगता है कि आपके आंसर बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर करके मुझे बताइए कि आपका सही उत्तर क्या बनने वाला है। देखो मैंने कहा कि आप इसमें जरा इनके देखो, यहां पर ये 12 है, यहां 56, 12 है और 56 है, और 12 और अगर 56 है तो ध्यान रखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 4 टाइम प्लस है, राइट। तो अगर हम डिफरेंस ही चेक कर लें सबसे पहले, जब मैं डिफरेंस यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है आप समझिएगा। तो 12 है, 12 10 22 11 मुझे मिल रहा है, और यहाँ पर जब मैं डिफरेंस चेक कर पा रहा हूँ 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1, 11 यहाँ भी मिल रहा है। अगर मैं आगे चेक करूँ तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यहाँ भी 11 मिल रहा है। इसका मतलब आगे भी 11 ही है, और इसके आगे भी कितना आएगा, इसके आगे भी 11 ही आएगा। अगर इसके आगे 11 आएगा तो आप क्या करोगे, 11 प्लस कर दो, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। आंसर होगा 67। बिल्कुल बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया होगा। अब हम अगले सवाल पर आएंगे और आप बताइए कि यहाँ पर कि सही उत्तर क्या बनने वाला है, राइट। चलो भाई बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पर अनुपात में लगा देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, कह रहा है कि जिस तरीके से पिघलने का संबंध तरल से है, या आप तरल पदार्थ भी बोल सकते हो, उसी तरीके से जमने का संबंध किससे है, यानी जमना का संबंध किससे होगा, ठीक है। जमना का संबंध किससे होगा, यानी फ्रीज का संबंध किससे होगा। अब आप ध्यान रखना, पिघलने पर तरल पदार्थ बनता है, तो जमने पर कौन सा पदार्थ होगा। तो भाई देखो बड़ा सिंपल है, ठोस पदार्थ होगा। क्या होगा, ठोस होगा, राइट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा था, आपने आंसर भी कर दिया होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है ये भी एनालॉजी का है, लेकिन लेटर एनालॉजी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे तो इसमें सारे लेटर वही मिल रहे हैं, इसके सारे लेटर वही मिल रहे हैं इसमें। तो हमें करना क्या है, इनके प्लेस को बस चेंज करना है। जैसे आप देखो यस यहाँ है, यम यहाँ है, बी यहाँ है और डी यहाँ है। तो सिंपल आपको यही करना है कि ए सबसे पहले लाना है, फिर वी आ जाएगा, फिर इसके बाद ए आ जाएगा, फिर इसके बाद जे आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, जे। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ए वी ए जे, ए वी ए जे, ए वी ए जे, ए वी ए जे, यानी विकल्प 3 आपका यहाँ पर सही उत्तर है। कैसा है, विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। और ये सवाल जो दिया गया है ये ध्यान रखना है किससे पूछा गया है, आपको वर्ग काउंट करना है, यानी आपको क्या काउंट करना है, आपको काउंट करना है स्क्वायर। क्या, स्क्वायर आपको काउंट करना है, राइट, आपको काउंट करना है स्क्वायर। तो बताइए इसमें कितने स्क्वायर होंगे, राइट। और देखो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और कईयों बार पढ़ाया गया, मैंने खुद भी पढ़ाया है, तो आपको तो ये पता होना ही चाहिए इसमें कितने स्क्वायर है। अगर आपने मेरी क्लास की होगी तो ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन का आंसर आपका रटा रटाया है, ठीक है। रटा रटाया इसका आंसर
कितना है, 14 है। अब देखो कैसे 14 होता है ध्यान रखना, इनके रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। रो और कॉलम के काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3, ये बराबर आ रहे हैं। ये कैसे आ रहे हैं, बराबर। अगर बराबर आ रहे हैं तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इन सब का एक का आप डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में स्क्वायर करके जोड़ दो। अब जैसे देखोगे क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब जोड़ लो, 9 4 13 1 14, कितना बन गया, 14। तो या तो आप इस ट्रिक से कर लो या तो आप ऐसे करते, देखो ये 3 है और ये 3 है, इन तीनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करोगे, 9 आ गया। कितना आ गया भाई, 9 आ गया। इन दोनों का गुणा करोगे, कितना आ गया, 4 आ गया। और ये 1 है ही, ठीक है, यही तो हमने किया। इन सब को अगर आप जोड़ लोगे तो 9 4 13 1 14, आपको 14 मिल जाएगा। या तो आप काउंट करो एक एक करके। तो ध्यान रखो यहां पर क्या है, आप काउंट करने मत बैठना, यहां पर आंसर आपका कितना आएगा, 14 ही आएगा। चलिए, तो इस पर मैं एक और सवाल दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। चलो भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताइए कि आपका सही उत्तर क्या बनेगा। ठीक है, आप बताएंगे कि इसमें सही उत्तर क्या बनेगा। चलिए, वर्ग ही आपको बताना है, ये भले वर्ग जैसा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं अपने हाथ से बना रहा हूं, इतना परफेक्ट तो नहीं बनेगा, बट आप बताइए कि यहां पर कितने, हाँ बताइए कि यहां पर वर्ग जो है कितने वर्ग बनेंगे। ठीक है, आप बताइए कि कितने वर्ग बनेंगे। बताओ भाई। ठीक है, आपको बताने हैं कि कितने वर्ग बनेंगे। ठीक है, चलिए, आपने यहां पर कर लिया होगा, तो सिंपल उसी तरीके से करना है जैसे हमने इसके पहले किया है। इसके पहले जैसे हमने ये किया है वैसे ही आपको करना था। तो कैसे करोगे आप, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये बराबर दिख रहे हैं, तो आप क्या करने वाले हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर करोगे, राइट। तो क्या बन जाएगा, अब देखो ये 4 चौक 16 हो गया, ये 3 त्रिका 9 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, ठीक है, 16, ठीक है, 16 4 20 और 10 30, तो कितने बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे। सो यहाँ पर जो हमने आपको क्वेश्चन दिया अलग से, उसका आंसर कितना बनेगा, 30। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। अब बहुत लोग कहेंगे कि अगर इधर 1 बढ़ गया तो क्या करते, ठीक है, अगर इधर 1 आपने बढ़ा लिया तो आप ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप इनको अलग से काउंट कर लेते। कैसे, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, या तो आप क्या करते, 5 गुणे 4 फिर 4 गुणे 3 ऐसे करके करते, जैसे मैंने ये गुणा करने वाला बताया है। चलिए, अगले सवाल पर आते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया है, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, घर से शुरू करता है, क्या, चलना शुरू करता होगा, ठीक है, घर से चलना शुरू करता होगा, घर से चलना या भागना या दौड़ना, ठीक है, चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। 10 किलोमीटर किधर चल रहा है, पश्चिम की ओर। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब जिनको नहीं याद हो रहा है वो ऐसे याद कर लें, हम क्लॉकवाइज बता रहे हैं, NESW, ठीक है, NESW, ये आप याद कर लो, NESW, ये याद कर लो तो भी ठीक है, क्लॉकवाइज आप याद कर सकते हो। तो 10 किलोमीटर किधर चलना शुरू किया, पश्चिम की ओर, ठीक है, तो मैं पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला देता हूं, ये देखो 10 किलोमीटर चला गया पश्चिम की ओर, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, किधर मुड़ेगा, दाएं, तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और कितना जा रहा है, 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, ध्यान रखना ये 10 है, तो अगर 14 जाएगा तो इससे तो ज्यादा ही जाएगा, यानी 10 ये और 4 और जाएगा, तो 14 किलोमीटर चलता है, मैंने मान लिया कि ये 14 हो गया।
और फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब ये बाएं मुड़ेगा तो ध्यान रखो ऊपर की तरफ जाएगा और 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 4 चलता, अंत में फिर बाएं मुड़ेगा और 4 जाएगा, तो ये 4 वाले के पैरेलल में होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये भी 4 होगा, ये नीचे भी 4 था, ठीक है, उसकी व्यवस्था हमने पहले बना दी। आगे कह रहा है कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। ध्यान रखो उसका घर कहाँ था, यही था स्टार्टिंग पॉइंट पर, और अगर उसका घर इस स्टार्टिंग पॉइंट पर था, शुरुआती बिंदु पर था, तो वो यहां से ये दूरी पूछ रहा है। तो दूरी ये देखो ये वाली कितनी है 7, तो यहां से यहां की दूरी होगी 7, ये दूरी है 4, तो ये होगी 4। 7 और 4 को जोड़ दो, कितना हो गया 11 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया 11 किलोमीटर हो गया। अगर वो दिशा भी पूछता तो भी आप बता देते, उसके घर से वो जो अभी है उसकी दिशा होगी उत्तर, यानी 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में। यहां आपसे दिशा नहीं पूछा है, केवल दूरी पूछा है, तो आप आंसर करोगे क्या 11 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन इस पर यही बनता कि उसकी दिशा बताइए, तो आप दिशा बताते कि वो अपने घर से किस दिशा में है, तो उत्तर आता उत्तर, क्या आता उत्तर दिशा में। अगर वो पूछता है कि वो अभी किस दिशा में मुंह किया हुआ है, तीसरा सवाल ये बनता कि वो अपने किस दिशा में मुंह किया हुआ है, तो आपका उत्तर आता पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम, यानी वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। तो ये ध्यान देना, इससे 3 क्वेश्चन बनते और 3 क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पा रहे हो। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो कथन और तर्क से दिया गया। किससे दिया गया, कथन और तर्क से दिया गया है। तो जरा फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए। देखो ये डिस्कशन वाला टॉपिक है। यहां पर कह रहा है जो तर्क आर्गुमेंट्स होता है, आप जरा समझिए आर्गुमेंट्स कैसा होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें पूछा जाता है कौन सा मजबूत तर्क है, ठीक है, या ठोस तर्क है, यानी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड वीक आर्गुमेंट्स यहां पर क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो अब देखो यहां पर क्या है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, कथन के पढ़ते हैं। कथन यहां पर स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, हमें यह समझना है। कह रहा है कि क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित कर दिया जाना चाहिए। अब यहां पर पॉइंट समझिएगा, इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित कर दिया जाना चाहिए। अब इसको जरा आप समझो, अगर मान लो कि एक वैकेंसी निकली, ठीक है, उस वैकेंसी में योग्यता मांगा है कि आप 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है, कैसे होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए। अब मान लो जैसे मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है, उसने बोला कि आप 12वीं पास होने चाहिए, आप जो है नियर अबाउट 5 किलोमीटर की दौड़ आप दौड़ लें, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा कुछ है। ये क्या है, ये उसकी योग्यता है, ये आप करेंगे तो आपको मिल जाएगी नौकरी। अब अगर मान लो कि आपने पीएचडी कर लिया, पीएचडी ज्यादा हो गया, एमए आपने कर लिया या मास्टर डिग्री आपने कर ली, क्या कर ली, मास्टर डिग्री, मांगा कितना है 12th, आप 5 की बजाय 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है, तो क्या आपको उस वैकेंसी को देखने से वंचित कर दिया जाना चाहिए। ये इस तरीके का सवाल पूछ रहा है, ये ऐसा सवाल पूछ रहा है। अब जरा आप तर्क पर आइए, इसके लिए तर्क क्या दे रहा है, एक वैलिड तर्क हमको लेना है, ध्यान रखिए। पहला कह रहा है कि नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा। क्या कह रहा है कि नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा। ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इससे जो शिक्षित लोग हैं उनकी बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। भाई जो वैकेंसी आई उसी में लोग भर लें फॉर्म। तो भाई यहाँ पर जो बेरोजगारी वाली बात किया है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर ध्यान रखो क्या हो रहा है कि शिक्षित बेरोजगारी बढ़ जाएगी। क्या होगा, अगर आप उनको नहीं फिल करने देंगे फॉर्म, आप उनको उस वैकेंसी पर नहीं जाने देंगे, तो ध्यान रखना बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये बात तो ठीक है, तर्क उसका ठीक है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा कह रहा है कि अब ध्यान रखना, पहला वाला हमारा सही हुआ। अगर हमारा पहला वाला सही हो रहा है तो ध्यान रखो विकल्प पर अगर आप आओगे ना, किसमें आओगे आप, विकल्प में आओगे, तो विकल्प हमारा केवल पहला ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, विकल्प हम कम दिया थोड़ा, ठीक है, विकल्प अगर थोड़ा और रखता, ठीक है,
तब आपको परेशानी होती है क्वेश्चन करने में, तब क्वेश्चन करने में क्या होती है, परेशानी होती है। लेकिन फिर भी आप समझो कि करेंगे कैसे। दूसरा कह रहा है कि अब पहला और दूसरा सही हो गया, लेकिन दूसरा कैसे सही होगा ये समझते हैं। ये कह रहा है कि हाँ उनको वंचित करना चाहिए, कह रहा है कि हाँ उनको वंचित करना चाहिए। यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ध्यान रखो, जटिलताएं पैदा करता है मतलब क्या है, एक तरीके का कंपटीशन यहां बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लो भाई, अब जैसे देखो ये पुलिस वाली है, पुलिस वाले ने जैसे एज बढ़ा दिया, क्या किया उसने, एज बढ़ा दी। अब एज उसने बढ़ा दी तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। ठीक उसी तरीके का ये भी है, तो जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो ये इसलिए करना चाहिए नहीं, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखना, ये जटिलताएं पैदा करता है, हाँ ये ऐसा तो होगा ही होगा, ठीक है, ये तो सही है। अब ध्यान रखिए कि ये भी तर्क क्या है, सही है, ठीक है, ये भी तर्क क्या है, सही है। अब जैसे देखो, अब ऐसा भी हुआ है, अब जैसे आप ध्यान रखो, जैसे मान लो अभी प्राइमरी से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, कहा गया कि ये सीमित रहेंगे 6 to 8 और या 9-10th वाले में ये जा सकते हैं, बाकी वो प्राइमरी में नहीं आएंगे। तो ध्यान रखो उस तरीके का ये पॉइंट दे रहा है, उस तरीके का तर्क दे रहा है। अगर उस तरीके का तर्क दे रहा है तो ध्यान रखो, और ध्यान रखो काम पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। मैं तो अभी इसकी बात ही नहीं किया, मैं इतने की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा करेक्ट है। अब ये गलत क्यों होगा, नहीं, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। तो अब ये कोई मूल अधिकार की यहाँ पर बात नहीं है, ये कोई मूल अधिकार नहीं है, तो ध्यान रखना ये तो गलत होगा। हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी। अब ध्यान रखो, आपको काम जो मिल रहा है आप वो काम करोगे, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहोगे तो इससे उत्पादकता बढ़ेगी, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर उसको अधिक उत्पादकता की बात होगी, अधिक प्रोडक्शन की बात करता, तो ध्यान रखिए कि वो हायर क्वालिफिकेशन रखता, वो हायर क्वालिफिकेशन रखता, तो वो आपको ध्यान रखिए यहाँ पर, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये इनवैलिड है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो है वो मजबूत तर्क है, तो पहला और दूसरा यहाँ पर मजबूत तर्क बनता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चला नेक्स्ट पर आइए और बताइए कि सही उत्तर यहाँ पर क्या बनने वाला है। और अब ध्यान से समझिएगा कि ये कथन और धारणाएं हैं। क्या है, कथन और धारणाएं। हमने कहा स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, राइट। सो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो बड़ा ही बढ़िया सवाल है। आप देखो, कह रहा है यदि तुम मुझे नहीं है, मुझे होना चाहिए, ठीक है, यदि तुम मुझे होना चाहिए, ठीक है, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है, एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। आप सब ने ऐसी चेतावनियां लिया होगा। अब ध्यान रखो, ये एक माँ अपने बच्चे को क्या कह रही है, वो उसको चेतावनी दे रही है, कह रही कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, ठीक है। ऐसा सवाल आना नहीं चाहिए पर दिया है, तो अब देखो आप। अब कह रहा है कि पहला कह रहा है कि चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। हाँ, डर के तो बंद कर ही देगा। तो ध्यान रखो, आखिर जो माँ है वो ऐसा क्यों कह रही है, उसके पीछे की उसकी धारणा क्या है। तो उसकी धारणा यही है कि अगर मैं ऐसा कहूंगी तो बच्चा क्या होगा, ध्यान रखो, बच्चा जो है परेशान करना बंद कर देगा, परेशान करना बंद करेगा। वो ऐसा सोचती है, ऐसी उसकी धारणा है। मतलब पहला जो धारणा है वो बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है कि सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, तो यहाँ सभी बच्चे की कोई बात नहीं की गई है। अगर कहता है कुछ बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, तब हम कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ कुछ लगा होता तो हम सही कर देते, राइट। ध्यान रखो इस बात को, ये बिल्कुल नोट कर लो आप। सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, ये गलत, ठीक है। कहता कुछ बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, तो ये हो जाता सही। अगर कहता कि केवल यही बच्चा मूलतः शरारती है, तो गलत। ध्यान रखो, ये कैसे कैसे पॉइंट्स पर क्वेश्चन आपको बना के देता, आप उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो अगर ये क्लास बढ़िया से समझ लो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल विकल्प गलत ही होगा। तो केवल धारणा एक अंतर नहीं है, इट मींस फर्स्ट, यहाँ पर जो फर्स्ट अजम्पशन इम्प्लीसिट होगा, राइट। फर्स्ट अजम्पशन यहाँ पर इम्प्लीसिट होगा, तो पहला आपका सही है।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, और ये आपका जो सवाल दिया गया वो एनालॉजी का है, सादृश्यता का सवाल दिया है, और इसमें कह रहा है कि पथिक का जो संबंध सफर से है वही नाविक का संबंध किससे है। तो ध्यान रखो भाई, पथिक का संबंध जो सफर से होगा, नाविक का संबंध किससे होगा? क्या पानी से होगा? क्या जहाज से होगा? नहीं, किससे होना चाहिए? समुद्र यात्रा से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? समुद्र यात्रा, कर्मीदल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां आपका सही उत्तर क्या बनना चाहिए? विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। बिल्कुल आप गेस करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब जरा इसमें समझिए, इसमें कह रहा है कि ये क्लासिफिकेशन का सवाल है, यानी वर्गीकरण का सवाल है। तो इसमें कह रहा है कि विषम को ढूंढना है। यार किसको ढूंढना है? विषम। विषम बोले तो असंगत। कैसा बोल रहा है? ये असंगत को की पहचान करना है आपको, यानी ऑड आपको पहचानना है। तो ध्यान रखो, इसमें कह रहा है मेहनती, गरिमामय, असंतुष्ट, समर्पित। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है, देखते ही आपको पता चल जाएगा असंतुष्ट ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मेहनती, गरिमामय, समर्पित ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा निगेटिव लिख रहा है। तो आप ध्यान रखना, ये आपका सही उत्तर कौन सा बनना चाहिए? आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प 3 बनेगा। बाकी सब एक जैसे रिलेट कर रहे हैं। अगले सवाल पर आएंगे, फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या होगा। नंबर सीरीज का सवाल है ये, तो कैसे होगा मैं यहां लिख देता हूं, आप मुझे आंसर करके बताइए। तो 20 दिया है, फिर उसके बाद 24 दिया है, और फिर उसके बाद 42 दिया है। और ध्यान रखिए, ये जो सवाल है ना, कई बार रिपीट किया है एग्जाम में। ठीक है, कई बार रिपीट किया है ये एग्जाम में। अगर आप इस क्वेश्चंस को ध्यान रखिए, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो फटाफट आप आंसर कर दोगे। देखो यहाँ 20 है और यहाँ कितना है? 90 है। तो क्या मल्टीप्लाई करें? क्योंकि 20 चौक 80, एक ज़्यादा, ठीक है, 4.5 के आसपास जा रहा है। कितना? 4.5 के आसपास। बाकी में क्या कैलकुलेशन बन पाएगा? क्योंकि 20 में आप 1 का गुणे करोगे 20 आएगा, लेकिन आगे क्या करोगे? क्योंकि यहाँ तो 24 है, इसका मतलब हमें डिफरेंस निकालना चाहिए। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ तो 0 मिल गया। इसके बाद 20 और 24 में क्या मिलेगा? तो भाई 4 मिल गया। और ध्यान दो, यहाँ पर 24 और 42 में कितना मिलेगा? तो 6 2 8 हो गया। 6 2 नहीं 12 6 18 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 12 और 6 18 हो गया। आगे देखो क्या मिलने वाला है, यहाँ 90 है और 42 है, तो माइनस कर लो। यहाँ देखो 10 में से गया, ये कितना हो गया भाई? 10 में से 2 गया, कितना? 8 हो गया। ठीक है, 8 में से 4 गया, कितना हो गया? 4 हो गया, 48 हो गया। अब ये क्या दिख रहा है? जीरो हम कैसे ला सकते हैं? जब भी जीरो आएगा ना, आप ध्यान रखना, ज्यादातर सवाल किस पे बनते हैं? जीरो वाले सवाल किस पे बनेंगे? ये ऐसा कर सकता है, किसी का स्क्वायर -1 कर देगा। लेकिन क्या किसी का स्क्वायर -1 करने पर ये आ रहा है? नहीं, ये तो किस पे आएगा? स्क्वायर नहीं, क्यूब पर आ सकता है। अगर मैं कहूं कि 3 का क्यूब और माइनस कितना कर दे? 4 माइनस कर दे। 4 माइनस का मतलब ये है कि 2 का 1 मिनट 3 क्यों कर रहा हूं भाई? देखो 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 देखो, आप ध्यान से देखना यहां पर। ठीक है, हाँ अब सही है। 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई? 8 आएगा। 2 का क्यूब किया कितना? 8। और 2 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 4 आ गया। तो 8 - 4 कितना आ गया? 4 आ गया। तो क्या यहाँ 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर करने पर 0 आएगा? तो बिल्कुल आएगा। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 में से 1 गया, कितना आएगा? 0 आएगा। तो क्या यहाँ पर 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर करने पर यह आएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, 27 - 9 कितना आ गया? 18। यहां पर देखो, क्या 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर करने पर 48 आ जाएगा? 4 चौक 16 चौके 64 और 4 चौक 16, 64 - 16 कितना आ गया? 48। आगे इसका मतलब क्या होना चाहिए? 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब 125, ठीक है, माइनस कितना? 25, कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। तो यहां पर कितना आना चाहिए? 100। हम 90 में कितना जोड़ेंगे? तो 100। 90 में 100 जोड़ा तो कितना आ गया? 190।
तो क्या आपका सही उत्तर 190 है? बिल्कुल। यहाँ पर विकल्प 2 आपका सही उत्तर बता रहा है कि 190 बनेगा। बहुत बढ़िया सा सवाल था, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल को आप बिल्कुल करें और ट्राई करें, एटलीस्ट ट्राई करें। और ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखो पहचान में आ जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ध्यान रखो कैसे आता है क्वेश्चन, में आपको बता दूं, इस पर कभी कभी ये क्वेश्चन ये वाला दे देता है, ये 0, 4, 18, 48 और 100 ऐसे ही दे देगा। तो ऐसे दे देगा तो यहां से आपको एक और बेनिफिट मिल गया कि आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि इस पर भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए और बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या होगा। ये कोडिंग का सवाल है, किसका है? कोडिंग का सवाल है। क्या दिया है? CHURCH, चर्च है, उसका कोड दिया है SXIF और क्या है SX। ठीक है, SX, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है भाई। अच्छा, C के नियर अबाउट कौन है? तो C के नियर अबाउट तो नहीं, उसके अपोजिट में मुझे क्या दिख रहा है? X। H के अपोजिट में S दिख रहा है। U का अपोजिट F होता है, R का I होता है, C का X होता है, H का S होता है। अपोजिट यहां पर दिया गया है तो सिंपल अगर आपसे पूछा जाए टेम्पल का कोड क्या होगा तो आप कैसे करोगे? इनकी दो की क्रॉस कोडिंग कर दीजिए। EV आ गया, TG आ गया, PQ आ गया, MN आ गया, EV आ गया, LO आ गया, राइट। तो ये आपको याद होगा तो आप फटाफट आंसर करोगे। VGQNVO, VGQ क्यों मैंने क्यों ले लिया भाई? PK होना चाहिए, PK होना चाहिए, ध्यान रखो क्या होना चाहिए? PK। ठीक है, क्या होना चाहिए? PK। तो ठीक है, VJK कहां पर दिया गया है? VGK, उसके बाद आएगा NV। तो यहां विकल्प आपका 3 सही उत्तर होगा, विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्शन का है, कह रहा है कि एक व्यक्ति, क्या कह रहा है? ध्यान रखो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। किधर चल रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। कैसे ले जाओगे आप उसको? उत्तर ऊपर होता है, 7 किलोमीटर गया। कह रहा कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 जाता है। तो चलो भाई ठीक है, बाएं मुड़ा और कितना गया? 4। फिर क्या कह रहा है? 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 जाता है। जब बाएं मुड़ के 9 जाएगा तो आप जरूर ध्यान रखना 7 उसके पैरेलल में होगा, तो यहां से वो 2 किलोमीटर और नीचे होगा। तो मैं इसको 7 और इसको 2 यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, 9 चलता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 4 जाता है। अगर 4 जाएगा तो ऊपर भी 4 था, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो उसके बराबर ही जाएगा। 4 जब जाता है, फिर कह रहा है कि व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। देखो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है ये आपसे पूछ रहा है, तो प्रारंभिक स्थान तो उसका ये था, ध्यान रखो प्रारंभिक स्थान उसका कौन सा है? ये। अब दूरी पूछ रहा है तो ये वाले डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना होना चाहिए? 2। तो ध्यान रखो प्रारंभिक स्थान से पूछेगा, किससे? प्रारंभिक स्थान से अगर दूरी पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछेगा तो आपका आंसर बनेगा 2 किलोमीटर। क्या बनेगा? 2 किलोमीटर। आपका उत्तर भी क्या हो गया? 2 किलोमीटर। लेकिन अगर वो प्रारंभिक स्थान से क्या पूछ ले? दिशा पूछ ले। क्या पूछ ले? दिशा अगर पूछता है। फिलहाल इसमें दिशा नहीं पूछा है, लेकिन सवाल तो बन सकता है ना, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना। अगर दिशा पूछता तो दिशा नीचे की तरफ क्या होता? यहां पर होता दक्षिण। अगर दिशा पूछता तो क्या हो जाता? दक्षिण हो जाता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना। अगर वो पूछ लेता कि, ध्यान रखो ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन। अगर आपसे पूछता कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, क्या पूछता? अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो उसकी दिशा कौन सी है? ये जो जा रहा है उसकी दिशा ये है। ठीक है, तो ये दिशा कौन सी हो जाती है? पूरब होती। क्या होती? पूरब होती। फिलहाल आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछा गया, आप उसका आंसर बिल्कुल क्लियर दे रहे हो कि कितना आएगा? 2 किलोमीटर आएगा। बाकी आगे पूछता तो आप आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कह रहा है कि राहुल रॉबिन भाई हैं। राहुल रॉबिन क्या है? भाई हैं। राहुल रॉबिन भाई हैं, तो चलो बना लेते हैं कि राहुल है, कौन है? राहुल। और कौन है? और है रॉबिन। रॉबिन कौन है? रॉबिन।
और ये दोनों कौन है? तो भाई हैं, राइट, कौन है? भाई हैं। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। प्रमोद कौन है? रॉबिन के पिता हैं। तो प्रमोद रॉबिन के पिता है, प्रमोद है, ये कौन है? प्रमोद। रॉबिन के कौन है? पिता है। कहाँ गया? प्रमोद रॉबिन के पिता है। शीला प्रमोद की बहन है। शीला जो है प्रमोद की, थोड़ा नीचे बना दूं क्या? चलो कोई बात नहीं है, ये हो गया शीला। शीला जो है वो प्रमोद की बहन है। आगे कह रहा है कि प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है तो मोस्ट पॉसिबिलिटी कि वो शीला की कौन होगी? बेटी होगी। कौन? प्रेमा। ठीक है, प्रेमा जो है प्रमोद की भांजी है। आगे कह रहा है कि शुभा प्रेमा की पुत्री है। शुभा किसकी पुत्री है? प्रेमा की। क्या नाम है इसका? शुभा। शुभा जो है वो प्रेमा की पुत्री है, राइट। राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है? अब यहां पर जो सवाल पूछा गया वो पूछ रहा है कि राहुल, ये जो राहुल है वो शुभा से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरी बात यहां पर ध्यान रखना, ध्यान रखो, ये शुभा के, ध्यान रखो शुभा के, यहां पर ध्यान रखो, ये कौन होगा? ये होगा अंकल। क्या होगा? ये अंकल होगा। बट यहां पर ध्यान रखना, पूछ रहा है कि राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले आप समझोगे शुभा की जो मदर हैं और उनकी मदर हैं, यानी उनकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर हैं, उनके जो भाई हैं उनका बेटा है। क्या है? उनका बेटा है। तो अब यहां पर ध्यान रखो, तो ये जो बनेगा वो बनेगा अंकल। अब अंकल मतलब क्या है? अंकल में मामा भी आ जाता है, चाचा भी आ जाता है। अब देखो विकल्प में क्या दिया गया है, तो यहां पर देखो विकल्प में क्या है? भाई तो नहीं होगा, चचेरा भाई नहीं होगा, मामा बिल्कुल हो सकता है। अब मामा क्यों होगा? क्योंकि ये इसकी मदर है और मदर के साइड में ये रिलेशन बन रहा है, क्योंकि मदर के मदर साइड में है, तो ये मामा बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पर आंसर अगर मामा दिया है तो हम आंसर करेंगे। वैसे यहाँ पर आंसर क्या देना चाहिए था? अंकल देना चाहिए था, तो ज़्यादा क्लियर होता, आप आराम से आंसर कर सकते थे। चूंकि यहाँ पर दिया निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि निर्धारित नहीं कर पा रहे हो, आप यहाँ पर बता सकते हो कि वो क्या होगा? मामा होगा, क्योंकि उसके मदर के साइड का ही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। और देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया गया। इस इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वो कह रहा है, ध्यान रखो, ये कह रहा है कि यदि शब्द लिंग्विस्ट के पहले, तीसरे और छठे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला के अनुसार उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए। इट मीन्स प्रिसीडेड बाय अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। तो यहां पर ध्यान रखना, अब ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, देखो आप ये थर्ड हो गया, 4 5 6 7 8, टोटल 8 अक्षर है इसमें, ठीक है। तो पहले, तीसरे, छठे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके ठीक पहले मतलब प्रेसिडेड है, राइट। बट किसके अकॉर्डिंग? अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अकॉर्डिंग, वर्णमाला श्रृंखला के अकॉर्डिंग। इट मींस, अब ध्यान रखना कि यहां पर जो पहला अक्षर है यल, तो यल चेंज हो जाएगा। यल के पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? जे के यल, ठीक है। तो यल के पहले के आता है, यल के पहले क्या आता है? के आता है। तो पहले अक्षर को हमने चेंज कर दिया इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। फिर तीसरे वाले को भी चेंज करना है। तीसरे वाले पे यन के पहले क्या आता है? तो यम आता है, तो वो भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद छठे वाले को चेंज करना है, तो आई के पहले यच आता है, आई के पहले यच आता, तो ये हमने चेंज कर दिया। आगे जो कह रहा है वो आप समझिएगा, कह रहा है कि अक्षरों में बदल दिया जाए और चौथे सातवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद, इट मींस फॉलोड बाय, राइट। अब यहां पर या फॉलोड या सक्सीडेड, राइट। तो यहां पर क्या है कि चौथे और सातवें को जी है तो उसके आगे वाले से बदलना है। जी के बाद क्या आता है? यच आता है, ठीक है। सातवें में देख लो, यस के बाद क्या आता है? टी आता है। अब क्या करना है भाई? बदल दिया जाए। तो
नवगठित शब्द, इट मीन्स जो नया शब्द बन रहा है, न्यू वर्ड्स बनेगा, उसके तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितना अंतर है। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं वर्ड क्या बन गया, नया वर्ड क्या बना। के होगा, आई होगा, यन होगा, उसके बाद यम होगा, यच होगा, यू होगा, यच होगा, टी होगा और टी होगा। ये नया वर्ड बन गया। नए वर्ड में बोल रहा है कि तीसरा और पांचवा अक्षर। भाई तीसरा अक्षर कौन है, जरा वो आप समझो। 1 2 3, तो ये तीसरा अक्षर हो गया। पांचवा अक्षर कौन है, 4 5, ऐसे कैसे हो गया, यच है ना। तीसरा और पांचवा अक्षर, तीसरा और पांचवा अक्षर हमने क्या पढ़ा यहां पर, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। चौथे सातवें, चौथे और सातवें, ठीक है। पांचवें पे तो यहां पर यू हमने लिखा है, तो 1 2 3 4 5, ये कैसे लिख दिया, 1 2 3 4 5, कैसे लिखा पहले, KIN, ओहो लिखा ही गलत है। देखो अब सही लिखता हूं, ऊपर वाले को यहां लिखना है, तो भाई देखो हमने लिख दिया यहां पर, क्या लिखना है, के है पहला के है, उसके बाद आई है, उसके बाद यम है, हमने एन को भी लिख दिया था, उसके बाद यच है, उसके बाद यू आएगा क्योंकि यू चेंज नहीं हुआ है, फिर यच आएगा क्योंकि वो चेंज हो चुका था, फिर क्या लिखना है, टी लिखना है, लास्ट में भी टी लिखना है। अब ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 ही ध्यान रखो, 5 तक ध्यान रखो आप, ठीक है। अब क्या था, किसको लेना था, तीसरा और पांचवा, तो तीसरा कौन है, यम, और चौथा पांचवा कौन है, यू। अब ठीक है, करेक्ट। तो यम और यू के बीच में कितने अक्षर आएंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो ध्यान रखो, यम के बाद आता है यन, ओ पी क्यू आर यस और टी। तो देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 हो गए, कितने हो गए, 7, ठीक है। अब आप ये बिल्कुल आराम से कर सकते हो कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल 7 आएगा। अब इसी सवाल को ध्यान रखो, इतना सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि हमें सब चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ध्यान रखो, मैंने आपको समझाने के लिए किया, आप सीधे सीधे जाते, सबसे पहले क्वेश्चन देखते क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है तीसरे और पांचवें को, देखो कैसे करते हैं एग्जाम में, ये समझना। वो पूछ रहा है तीसरे और पांचवें के बीच में बताना है, तो आप केवल तीसरे और पांचवें को ही चेंज करते। क्या करते आप, तीसरे और पांचवें को ही चेंज करते। तो तीसरा ये वाला था और पांचवा आपका ये वाला था, तो तीसरे पांचवें को ही आप चेंज करते। तो ध्यान रखो, ये चेंज होकर के क्या बन जाता, यम, और ये तो वही रहता, क्योंकि पांचवा चेंज होता नहीं। तो आप यम और यू के बीच का देखते, तो देखो यू होता है 21 पर, यम होता है 13 पर, यम होता है 13 पर। अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहां पर देखो कितना है भाई, यहां पर कितना है, तो ये है आपका, ये कितना हो गया, 11 है, 11 में से 3 गया, 8 3 11, राइट, तो 8 आया। बट आप 8 कहां पर आ रहा है, आप यहां से यहां तक जाओगे तो 8 आ रहा है, उससे अगर 1 माइनस कर लो 7 आपका आंसर बनेगा। ये बीच में कितने होंगे ये बता रहा है कि कितने होंगे, 7 होंगे। तो ये बिल्कुल मुश्किल से आप 30 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब सेशन को करते हैं खत्म। फटाफट आपने ये सेशन देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच क्लास।